हाय एवरीवन, मैं हूं तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। ये 2020 यानी लास्ट ईयर 2 जून की बात है। मंथ यही था 2 जून 2020। मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स, एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, को 10-12 साल से हम फेसबुक पे हैं एक दूसरे के, और उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और एक तस्वीर थी कि एक शख्स जो हैं वो किसी बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल का स्ट्रेचर लग रहा है, जो हॉस्पिटल का बेड लग रहा है, तो ज़ख्मी हालत में है और कोई तफसीर नहीं लिखी हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन साहब हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मामू हैं। फिर उन्होंने तफसीर बताना शुरू कर दी कि इनका नाम नदीम जोसेफ है और इनके पेट में गोलियां लगी हैं। वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने पेशावर की एक लोकेलिटी है टीवी कॉलोनी, वहाँ पे इन्होंने घर लिया था और मसीही हैं। और उसके बाद इनके साथ इसलिए ज़्यादती की गई कि इनका घर जो है वो अपोजिट था एक पठान फैमिली के, लोकल पठान रहते थे और वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जैसे कोई नशावर चीज़ें बेचना या कुछ भी। तो इस वजह से इन्होंने उनको रोका और बहुत देर से ये पठान फैमिली जो थी नदीम जोसेफ फैमिली के पीछे पड़ी हुई थी और इन्होंने तकरीबन कोई 60 लाख रुपए का घर भी वहाँ लिया। और उस जो गलत सरगर्मी में मुलव्वस फैमिली थी इनकी पड़ोसी, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इन अदर वर्ड्स के घर छोड़ो और हमारे इलाके से निकल जाओ। वजह सिर्फ ये है कि पहले उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमान हो, उन्होंने कहा नहीं, हम मुसलमान तो नहीं हैं। उन्होंने कहा फिर ये इलाका छोड़ दो। और फिर उसके बाद मैं आज की वीडियो में आपसे 2-3 बातें करनी है बड़ी अहम, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने वाव टीवी को, जो आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है खुदा के फजल से, इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा जो रब्ता है वो मजबूत से मजबूत और होता जाए। फिर अब साल गुजर गया, लेकिन 2 जून के जब ये तस्वीर मौसूल हुई तो उसके तकरीबन 1 माह तक नदीम जोसेफ साहब जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। और फिर हमने बड़े दिलखराश मनाजर भी देखे और सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ भी आई, फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको पिक कर लिया और फिर 29 जून को वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, 29 जून को लास्ट ईयर। तो उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि वाव टीवी पे हमने कहा था कि नदीम जोसेफ जो हैं वो पाकिस्तान के जॉर्ज फ्लॉयड हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो हमने कहा था कि एवरी लाइफ मैटर्स। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि जब वो अभी ज़िंदा थे अपनी शहादत से पहले नदीम जोसेफ साहब, तो बहुत से सियासतदानों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने हॉस्पिटल का भी दौरा किया। वो बाद उनकी शहादत के उनके घर पे भी गए और उनकी जो बेवा हैं हमारी बहन शाहीन नदीम जोसेफ और उनके 2 बेटे हैं और उनकी फैमिली के साथ अफसोस करने के लिए गए। यही सियासतदान और बाद में पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर भी, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर ये आवाज़ उठाई गई नदीम जोसेफ की। ये सब कुछ हो गया और फिर बहुत से लोगों ने इस बेवा बहन की हेल्प करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हम कितनी जल्दी अपने शहीदों को, अपने प्यारों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो वो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ख़ुसूसी तौर पे, जो शहीद नदीम जोसेफ के अपने अल्फाज हैं। वो बुरी तरह ज़ख्मी थे और पहले आइए उनकी बात सुन लेते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। ये बड़ी ख़ुसूसी वीडियो है, उनकी अपने तारीख़ी अल्फाज हैं। ये आपको शायद बहुत कम मिलेंगे कहीं पे, लेकिन आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे वाव टीवी पे आज एक रिमाइंडर के तौर पे और एक्सक्लूसिवली मैं कहूँगा कि पेश किया जा रहा है। ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि नदीम जोसेफ के अपने अल्फाज क्या थे। आइए ज़रा ये सुनते हैं। नदीम जोसेफ मैं टीवी कॉलोनी से थोड़ी अर्से पहले एक घर लेता सी, ठीक है, पेमेंट अजे फुल नहीं की, ठीक है, वो लेकिन कब्जा सानी लै लिता है सी, कब्जा लैके तो असी शिफ्ट हो चुके हुए सा। साढ़े नेबर्स बिल्कुल अपोजिट घर वाले सपोर्टर का घर बाहर करते सन, ठीक है। उस इंज सारे 2-24 घंटे बिठा के रखा होंगे सी, जो कोई भी सामने आवे ना वो मारदा होंदा सी।
ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇ ਉਦੋਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਲੱਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਦੀਮ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਬਸ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। हॉस्पिटल च भी? हाँ, हॉस्पिटल देश भी, मेरे बच्चों की हाँ मेरी फैमिली में हुई। जी आप बताएं, आपको किससे खौफ है? बस हमें यही खौफ है ना कि मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को ना नुकसान पहुँचे, हाँ, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, वो उनका सुना है हमने कि वो कहते हैं कि वो इन्होंने पहले भी, वो खुद उसके लफ्ज हैं, वो कहता है कि हमने कत्ल किए हुए। जी जनाब, ये आपने नदीम जोसेफ शहीद की ज़ुबानी उनकी अपनी कहानी सुनी, और ये तारीख का हिस्सा रहेंगे अल्फाज। वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था ये जो उनके कातिल हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, और बाद में उन कातिलों को पता चल गया, जिसका मरकज़ी नाम बताया जा रहा है सलमान खान और उसके साथी, और उन्होंने किस तरह बेदर्दी के साथ नदीम जोसेफ उनके बच्चों पे उन पे हमला किया और बाद गोलियां मारी उनके पेट में सीधी। और हमारे पास एक और वीडियो भी अभी तक सेफ है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता कि किस तरह उनके वो जो पेट था उसके अंदर वो छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे, क्योंकि इलाज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो लेडी राइटिंग हॉस्पिटल में भी उनको ले गए और बड़ा वक्त लगा, और शायद मुझे नहीं पता मेडिकल टर्म्स में कि वक्त ज़ाया हुआ या किस तरह इससे बेहतर इलाज हो सकता था या बहुत मुश्किल था या क्या था, लेकिन ही सर्वाइव्ड फॉर 27 डेज़ गोली लगने के बाद, नियरली अ मंथ। तो बड़ा एक दिल खराश वाक़या है। तो उसके बाद फिर शहादत हो गई नदीम जोसेफ की। फिर हमने देखा कि बरतानिया में, अमेरिका और पाकिस्तान जगह जगह एहतजाज हुआ, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इबादती प्रोग्राम करवाए गए, उनके लिए रेफरेंस रखे गए, और उनकी बेवा की दादरसी के लिए कोशिशें की गई कि उनको पाकिस्तान से बाहर शायद मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन तमाम कोशिशें जो थी वो कामयाब ना हो सकी। हाँ, ये था कि कुछ फैमिलीज़ ने बराह रास्त हमारी बहन से रब्ता किया और उनकी माली इमदाद की, और बहुत से लोगों ने हमसे भी रब्ता किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो पेंडेमिक के डेज से अभी भी पूरी तरह ओवर नहीं हुआ, खुदा करे कि ये मामला ठीक हो। तो लोगों का हमने बराह रास्त रब्ता करवा दिया था बहन शाहीन नदीम जोसेफ साहिबा के साथ, और लोगों ने उनकी जितनी हो सकता था हेल्प करने की कोशिश की। अब क्या हुआ है? अब तकरीबन साल होने वाला है, नदीम जोसेफ शहीद की बरसी है। तो इस पे हमने सोचा कि अपनी बहन से बात करते हैं कि लास्ट 12 मंथ में क्या हुआ, इंसाफ उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, अभी तक मिला नहीं मिला, वो क्या उसी खौफ में है? ज़ाहिर ट्रॉमा तो है अपने साथी के खोने का, बच्चों का बाप चला गया, बीवी का खामन चला गया, और याद रहे कि इनकी मदर को, शाहीन साहिबा की मदर को, इनके जो सास हैं इनकी नदीम जोसेफ शहीद की, उनको भी गोलियां लगी थी, और वो गोली जो है वो अभी भी बुजुर्गा के पेट में है या जहाँ भी उनको लगी टांग में, और उनका भी इलाज ठीक से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। और अब ये इमेजिन करें कि वन ऑफ द मर्डरर्स जो है वो बेल पे छुट गया, और अब ये कोशिश कर रहे हैं, नदीम जोसेफ की बेवा जो है हमारी बहन कोशिश कर रही है कि उसकी बेल जो है वो मनसूख करवाई जाए और उस बंदे को सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन किस खौफ के तहत वो जेल में जाती हैं और कोर्ट में जाती हैं, और अदालत की जो कार्रवाई होती है वो उसको अटेंड भी करना है, और फिर बच्चों की तालीम मुतासर है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, और ज़िंदगी रुक गई है, और वो अपने इन लॉज की तरफ रहती हैं, अपने घर का क्या बना कुछ पता नहीं, और आगे क्या होगा खुदा बेहतर जानता है, लेकिन खुदा वो खैर करे। हमने खुसूसी तौर पे उनसे बात की, शाहीन नदीम जोसेफ साहिबा से। आइए ज़रा उनकी बात सुनते हैं, उनकी दिल की आवाज़ सुनते हैं जो उन्होंने वाओ टीवी से खुसूसी तौर पे की, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तस्कीन भाई, मैं काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, और तकरीबन मेरे हस्बैंड को अब ये 29 को उसको साल हो जाएगा। तो मतलब इस दौरान में कोई हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस भी साथ मिली हुई है, मतलब हमारा केस
पुलिस नहीं कमजोर कर रही है, लेकिन वो मुजरिम जो हैं वो पकड़े हुए हैं। एक की जिसने मर्डर किया था वो तो अंदर ही है, लेकिन जो वो दूसरा उसका भाई है उसकी जमानत हो गई है। तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो 24 को हेयरिंग है, तो उसकी जमानत हमने कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन दी हुई है। तो बस अब मतलब कोई हुकूमत ने भी कोई हमारा साथ नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मतलब जो दावे इन लोगों ने किए थे, जो भी जितनी भी एनजीओज हमारे पास आई, सब ने मतलब हमारी वीडियोस, तस्वीरें सब कुछ बनाया, लेकिन किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प की, लेकिन फिर उसके बाद किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी तरीके से हमें पूछा नहीं, किसी ने हमें पूछा नहीं है कि मतलब क्या हुआ है तुम लोगों का, क्या नहीं हुआ। यकीन करें कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों के स्कूल लग गए हैं, कॉलेज लग गए, लेकिन मैं अपने बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रही, क्योंकि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि हम दुश्मनी करेंगे, हम लोग केस लड़ेंगे, हम लोग आगे इनके साथ दुश्मनी करेंगे। मेरे पास ना घर है ना मेरे बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और मैं खुद कुछ नहीं अभी कर रही। मैं जो कुछ था मेरा हस्बैंड ही था, सब कुछ वही, घर का इंतजाम सब कुछ वही कर रहा था। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ। मेरी फाइनेंशियली जो हालात है वो भी बहुत डाउन जा रहे हैं। मैं अभी तक ससुराल के घर में हूँ, उन्होंने मुझे शेल्टर दिया हुआ है, मैं वहां रह रही हूँ। मेरा जो भी छोटा मोटा खर्चा है सब वो मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे लिए दोबारा से अपनी आवाज उठाएं, मेरे लिए दोबारा मेरी हेल्प करें प्लीज, क्योंकि मेरी अम्मी भी अभी, मेरी अम्मी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके बाजू में अभी तक बुलेट है, तो उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि मतलब ये गवर्नमेंट नहीं हो सकता, उसके पुलिस केस है उसका, इसका गवर्नमेंट आप मतलब इलाज करवाएं। एक एनजीओ है वो हेल्प कर रही है अम्मी की, लेकिन मतलब ये है कि किसी ने हमारा इस तरह से हेल्प नहीं की। कईयों ने हमें कहा है कि हम आप लोगों को पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे, लेकिन किसी ने बस हमारी वीडियोस बना के बस अपनी उन्होंने दुकानें चमकाई हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, मैं उनके लिए बहुत थैंक्स करती हूँ। जो बहनों ने भाइयों ने मेरे लिए हेल्प की थी, मैं उन सब के लिए बहुत थैंक्स करती हूँ। और खुदारा प्लीज मेरे लिए मेरी मदद करें प्लीज। और मेरे केस का कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बच्चों को लेके मैं बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकती, मैं डर के जाती हूँ, अदालतों में जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खड़े होने वाला, मैं अकेली जाती हूँ, मेरा बेटा जाता है। आप लोगों को नहीं पता मैं कैसे जाती हूँ वहां पे, इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे लिए प्लीज मेरी मदद करें, मेरी आवाज को दोबारा से उठाएं इस केस के लिए प्लीज, खुदा के लिए। और मैं प्लीज आप लोगों के लिए दोबारा आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, दोबारा मेरी मदद कीजिए प्लीज। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने ये बात सुनी, खुसूसी तौर पे हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन नदीम जोजो साहबा का। और उन्होंने बड़ी दिलगिरफ्ती से बात की। किसी ने कोई भूल गए लोग वही सियासतदान, मजहबी या सियासी लीडरान जो उनके घरों पे गए थे, बाद में किसी ने रब्ता ही नहीं किया। खासतौर पे जो सियासतदान है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, कभी उनका कोई घर ही नहीं गया। किसी ने पूछा नहीं कि बहन तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है, खा पी कहाँ से रहे हो, बच्चों की तालीम का क्या हुआ, और केस की पैरवाई कैसे हो रही है, कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है, घर कैसे चल रहा है, सेहत कैसी है, आगे क्या करना है। तो ये एक अलमिया है, आपने उनकी ज़ुबानी सारे हालात खुद सुन लिए। तो लास्ट ईयर की तरह मैं दोबारा अपील कर सकता हूँ ये वाओ टीवी के तवज्जुह से,
اور اب بلکہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے زندگی فاؤنڈیشن کا. تو آپ کسی بھی ذریعے سے آپ چاہے ہم سے رابطہ کریں، چاہے براہ راست ہماری بہن سے رابطہ کریں، پلیز ان کی ہیلپ کریں جتنی ہو سکتی ہے، اور ان کو سہارا دیں اور ان کے ساتھ رہیں، تاکہ جو شہید ہوتے ہیں ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے. وہ یہ نہ بھولیں کہ قوم وقتی طور پہ جوش میں آتی ہے، نعرے بھی مارتی ہے، غم و غصے کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد، ہفتے بھی نہیں بلکہ دنوں کے بعد ہی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوا، قوم کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے. تو ہمارا فرض ہے، میں نے اپنا فرض سمجھا، اپنے دل کی آواز سنی. کہیں نہ کہیں شاید میں بھی بہت زیادہ مصروف تھا، اور ہم سب ہی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، نو ڈاؤٹ. تو چلے اتنا مارجن دیتے ہیں کہ بڑا سخت سال تھا، لیکن اس روایتوں کو بدلیں اور اپنے شہداء کی فیملیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور دوبارہ اس بہن کا ساتھ دیں، تاکہ خاص طور پہ جو لیگلی پروسیس ہے اس میں ان کا ساتھ دیں جتنا دے سکتے ہیں وکلا حضرات اور مسیحی وکیل. اور پھر آپ فائنینشلی جو اس پیغام کو دیکھیں، پلیز اس بہن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کو ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی، آپ کی دادرسی کی، آپ کی مالی سپورٹ کی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ کا ان سے رابطہ کروا دیں گے براہ راست. تو آپ ضرور اس بہن کے ساتھ کھڑے ہوں، کم از کم جب ان کے بچے بڑے ہوں اور آنے والے وقتوں میں یہ کم از کم ان کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تو میں اکیلی کھڑی ہوئی تھی. کیونکہ رشتہ دار بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک ظاہر ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ جو نہیں جانتے وہ زیادہ ساتھ دیتے ہیں بعض اوقات. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے رشتہ داروں نے ساتھ نہیں دیا ہوگا، لیکن ہر کوئی غریب ہے، جاب کرنے والا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے پاس اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی امداد جو ہے پاکستان والوں کے لیے بہت بڑی ان کے لیے فرق پڑ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو ایک مہینہ گزرتا ہے یہ زندگی کا، تو وہ بھی ایک چیلنج ہے. تو ہر مہینے کے بعد ایک نیا مہینہ آتا ہے، اس میں نئے خرچے چاہیے اور نئے چیلنجز لے کے آتا ہے. تو شاہین ندیم جوزف صاحبہ کے ساتھ دیں، اپنی بہن کا ساتھ دیں، آپ کو اچھا لگے گا. بہت بہت شکریہ واؤ ٹی وی کو سپورٹ کرنے کا. آپ کی سب سے بڑی سپورٹ یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. اور یہ جو آج کا خصوصی انٹرویو تھا جس پہ آپ نے شہید ندیم جوزف کی بات بھی سنی، ہسٹورک ورڈز، اور ہماری بہن جو ہیں شاہین ندیم جوزف صاحبہ، ان کی خصوصی بات چیت انٹرویو کی صورت میں دیکھی جو انہوں نے خصوصی طور پہ ہم سے کی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کوئی بہن بھائی ان سے رابطہ کر لے اس ویڈیو کو دیکھ کے. تو تھینکس فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو. ہائی، دس از تسکین خان، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی فاؤنڈیشن کا حصہ بنے. اس عظیم کار خیر میں آپ نے پورا سپورٹ کرنا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کا حصہ بن کے بہت سی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.